नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, मनोविज्ञान की कक्षा का अपना ये तीसरा वीडियो है, तीसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था और विकास के सिद्धांत देखे थे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट उसी क्रम में टॉपिक लेंगे, विकास की विभिन्न अवस्थाएं। जी हाँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है और एक सवाल आपको इससे ज़रूर मिल जाता है। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में साथियों बात करें तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग जो है इसको अवस्थाओं में बांटा है। जैसे रोज की बात करें तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। हरलोक की बात करें तो 11 अवस्थाएं बताई है और कोल की बात करें तो 8 अवस्थाओं में बांटा है। लेकिन सामान्य वर्गीकरण की हम बात करें तो हम इसको 5 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्भावस्था, दूसरी शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। इस प्रकार से इसको 5 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। यदि हम बात करें गर्भावस्था की तो यह अवस्था जो है गर्भ धारण से जन्म तक चलती है। फिर आती है शैशवावस्था जो कि 0 से 6 वर्ष तक, फिर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक और 19 वर्ष या 18 वर्ष के बाद आ जाती है क्या, प्रौढ़ावस्था। इन अवस्थाओं को डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गर्भावस्था से। तो गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था गर्भावस्था होती है। इसके भी 3 चरण होते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहला आता है बीजावस्था या इसे हम कह सकते हैं डिंबावस्था या इसी का नाम है रोपणावस्था। बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपणावस्था, यह अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। यानी जब गर्भ धारण हो जाता है तो 2 सप्ताह तक ये अवस्था रहती है। इसमें बालक की आकृति एक बीज के समान और अंडानुमा होती है। इसे युक्ता कहते हैं। जो आकृति होती है बीज के समान और अंडानुमा, उसे क्या कहा जाता है, युक्ता कहा जाता है। और योक नामक पदार्थ बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बीजावस्था या डिंबावस्था में कौन सा पदार्थ बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है, तो योक नामक पदार्थ बालक जो है आहार के रूप में ग्रहण करता है। इसमें ही दूसरी अवस्था आती है भ्रूणावस्था, जिसे भ्रूणी या पिंडावस्था कहते हैं। यह अवस्था दूसरे सप्ताह तक दूसरे सप्ताह से दूसरे माह के अंत तक चलती है। इसी अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय आदि का निर्माण शुरू होता है। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है। इसमें भी 3 प्रकार के चरण चलते हैं, 3 प्रकार की परतों के रूप में निर्माण होता है। पहला होता है बहिर्स्तर, जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। ये इंग्लिश वाले टर्म आपको जरूर याद रखने हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म में क्या होता है, इसमें बाल, नाखून, त्वचा आदि का निर्माण होता है। तो बाल, नाखून, त्वचा, इनका निर्माण एक्टोडर्म अवस्था में होता है, चरण में होता है। फिर आता है मध्य स्तर, मेसोडर्म कहते हैं। इसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है। और फिर आता है एंडोडर्म या अंतः स्तर, इसमें लीवर, फेफड़े, हृदय इत्यादि का निर्माण होता है। तो भ्रूणीय अवस्था पहली कौन सी थी, बीजावस्था, फिर भ्रूणावस्था या पिंडावस्था, ये इंपॉर्टेंट अवस्था है। इसमें सबसे ज़्यादा विकास हम कह सकते हैं होता है। इसके भी 3 परतें हैं, एक्टोडर्म जिसमें बाल, नाखून, त्वचा आदि का निर्माण होता है, मेसोडर्म जिसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है, और एंडोडर्म जिसमें लीवर, फेफड़े, हृदय इत्यादि का निर्माण होता है। फिर तीसरा आता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये 2 माह से लेकर 9 माह तक चलती है, जब तक बालक का जन्म होता है। तो हमने सबसे पहले गर्भावस्था में 3 प्रकार के चरण पढ़े हैं, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः 270 से 280 दिन, या हम कह सकते हैं 40 सप्ताह, या हम कह सकते हैं 9 माह 10 दिन की होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः 270 से 280 दिन की होती है, या 40 सप्ताह की, या 9 माह 10 दिन की होती है। गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन हो सकता है और अधिक से अधिक 330 दिन का हो सकता
है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब गर्भावस्था के बाद में अपना अगली अवस्था आती है शेषवावस्था। कौन सी अवस्था? शेषवावस्था। जन्म के बाद ये पहली अवस्था है, 0 से 5 या 6 वर्ष। यह बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है। बालक जो है सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में सीखता है, ध्यान रखना है। भावी जीवन में वो जो भी कुछ करेगा वो इसी शेष अवस्था में सीखा जाता है। तो बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल किस अवस्था को कहा जाता है? शेषवावस्था को कहा जाता है। क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 20वीं शताब्दी में शिशुओं पर सर्वाधिक अनुसंधान हुए थे। इसी के कारण क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। और ये रीट एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है, रीट 2015 में आया था शायद। तो 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक जो है अनुसंधान हुए हैं। इसी के कारण क्रो एंड क्रो ने ऐसा कहा। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर आती है शेषवावस्था की विशेषताएं, इंपॉर्टेंट है। पहली विशेषता है स्वार्थी व स्वकेंद्रित। पहली विशेषता क्या है साथियों? स्वार्थी व स्वकेंद्रित। ठीक है, इस अवस्था में बालक जो है स्वार्थी रहता है, स्वकेंद्रित वो अपने आप में खोया रहता है। स्वार्थी का मतलब जो उसके पास है वो उसी का है, दूसरा उसे नहीं ले सकता। इसी अवस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। आत्म प्रेम की भावना, अगली विशेषता क्या है? आत्म प्रेम की भावना। आगे देखें तो कल्पना जगत में विचरण, वो परियों के बारे में सोचता है इस प्रकार से। तो कल्पना जगत में विचरण भी इसी अवस्था की जो है विशेषता है। बालक कल्पना में खोया रहता है और परियों तथा जादूगरों की कल्पनाएं करता रहता है। काश मेरे पास भी एक ऐसी परी होती, इस प्रकार की कल्पनाएं करता है, इसलिए कल्पना जगत में विचरण इसकी विशेषताएं हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था, अगली विशेषता देखें तो क्या है? अतार्किक चिंतन की अवस्था। जो भी वो चिंतन करता है उसका कोई तर्क नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। अगला है खतरनाक काल या अपीली काल। ये किसने कहा है? ये हरलोक ने कहा है। तो शेष अवस्था को हरलोक ने खतरनाक काल या अपीली काल कहा है। क्यों? क्योंकि शेष अवस्था में जो है बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए हरलोक ने इसे क्या कहा है? खतरनाक काल या अपीली काल कहा है। आगे है प्राक या पूर्व विद्यालयी आयु, यानी प्री स्कूल एज भी इसे ही कहा जाता है। इसी अवस्था में जो बालक है वो आंगनबाड़ी वगैरह में एडमिशन लेता है, आपने देखा होगा 3 वर्ष की उम्र में। तो 3 से 6 वर्ष की उम्र में पूर्व विद्यालय आयु क्या है? प्री स्कूल एज क्या है? शेष अवस्था। आगे है अजीबो गरीब अवस्था, इसे क्या कहा जाता है? अजीबो गरीब अवस्था भी कहा जाता है। आगे है बक्की अवस्था, क्या है, क्यों है आदि वो इत्यादि सवाल करता है, तो इसे बक्की अवस्था भी कहा जाता है। आगे है नामकरण विस्फोट की अवस्था, ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है, ध्यान रखना है। शेष अवस्था को नामकरण विस्फोट की अवस्था कहा जाता है, किसने कहा है? जीन पियाजे ने। आगे है बादशाह की अवस्था, शेष अवस्था को जो है बादशाह की अवस्था कहते हैं। क्यों? इस अवस्था में बालक जो चाहे वही मनमानी करता है, आपने देखा होगा। अगर उसके पास कोई वस्तु है और वह उसे प्राप्त करके ही मानता है, कोई वस्तु की कमी है उसके पास, कोई खिलौना है वो लेना चाहता है तो वो उसको लेकर ही मानता है, आपने देखा होगा। इसलिए इसको बादशाह की अवस्था भी कहा जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, क्योंकि भावी जीवन की आधारशिला है, तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कौन सी है? शेष अवस्था। सीखने का आदर्श काल, इसी में बच्चा जो है सीखता है। क्षणिक संवेग की अवस्था, इसमें क्या आपने देखा होगा, यदि कोई भी बालक जो है रो रहा है, क्या कर रहा है? रो रहा है, तो आप उसे टोपी या खिलौना देकर जो है हंसा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्षणिक संवेग होते हैं, वो संवेग ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। आप उसको खिलौना टॉफी वगैरह दे करके हंसा सकते हैं, तो इसलिए इसे क्षणिक संवेग की अवस्था भी कहा जाता है। सामाजिक भावना का अभाव होता है, आपने देखा होगा, चाहे घर पर मेहमान आए हुए हो, चाहे कुछ भी हो, उसे यदि कोई चीज़ लेनी है तो लेनी है, वो रोता रहता है, उसमें बिल्कुल भी सामाजिक भावना नहीं पाई जाती है। इसलिए शेष अवस्था में जो है वो सामाजिक भावना का अभाव पाया जाता है। शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है,
ऐसा कौन कहते हैं? सिगमंड फ्राइड कहते हैं। इनका सिद्धांत भी पढ़ेंगे हम, मनोलैंगिक सिद्धांत। तो शेषवावस्था में जो है काम प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसा किसने माना? सिगमंड फ्राइड ने। तो ये 16 हमने इसकी विशेषताएं देखी है किसने? किसकी? शेषवावस्था की विशेषताएं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेषवावस्था की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं और उनकी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। सारी की सारी मैंने इंपॉर्टेंट परिभाषाएं ली है। फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। शेषवावस्था के लिए ये किसकी परिभाषा है? फ्राइड की है। फ्राइड कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वो 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। फिर आती है वैलेंटाइन की परिभाषा। तो वैलेंटाइन के अनुसार शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये पूछी भी गई है एक बार एग्जाम में। तो शेषवावस्था जीवन का आदर्श काल है, ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। अगली परिभाषा है गुडेनफ की। गुडेनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये किसका कहना है? गुडेनफ का। तो गुडेनफ की परिभाषा क्या हुई कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा जो है वो 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि शेषवावस्था हमारे जीवन का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगली आती है न्यूमैन। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। न्यूमैन कहते हैं कि 5 वर्ष तक बालक जो है वो सबसे ज़्यादा मस्तिष्क में चीज़ें ग्रहण करता है, इसलिए इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था जो है मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। फिर है जॉन लॉक की परिभाषा। जॉन लॉक की इंपॉर्टेंट परिभाषा ध्यान रखना है। जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट यानी इसे टेबुला रासा कहा जाता है और ये उस पर अपने अनुभव लिखता है। तो ऐसा किसने कहा कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है और वह उस पर अनुभव लिखता है? तो ये जॉन लॉक ने कहा है। आगे बात करें हम ब्रिजेस की परिभाषा। तो ब्रिजेस कहते हैं कि 2 वर्ष तक की उम्र में बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ठीक है, आगे नोट में क्या लिखा है मैंने देखिए, गर्भ से बाहर आने के बाद वातावरण अनुकूल न होने के कारण शिशु का वजन पहले सप्ताह घटता है और बाद में फिर बढ़ने लगता है। क्योंकि गर्भ में जब तक बच्चा था तब तक उसका एनवायरनमेंट वातावरण कुछ अलग था, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है उसका वातावरण परिवर्तित हो जाता है, अनुकूल नहीं रह पाता है। इसके कारण शिशु का वजन जो है वो पहले 1 सप्ताह तक घटता जाता है और बाद में जैसे ही उसके वातावरण अनुकूल हो जाता है वह बाद में बढ़ने लग जाता है। तो साथियों, ये शेषवावस्था के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब हम जन्म के बाद दूसरी अवस्था बाल्यावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। 6 से 12 वर्ष इसका काल होता है। तो इसकी विशेषताएं, इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देखेंगे। तो बात करें, यह अवस्था बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार का निर्धारण का काल है। इसी में बालक की आदतें, बालक जो भी आदतें सीखता है इसमें सीखता है, व्यवहार करना सीखता है, उसमें किसी भी वस्तु में रुचि है तो वो इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इन सब का निर्धारण किस में होता है? बाल्यावस्था में होता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ कर देता है। पहले शेषवावस्था में हमने देखा था बालक जो है बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक भावना का अभाव पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है, वो सामाजिक व्यवहार करना भी सीख जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। इंपॉर्टेंट है। जीवन का अनोखा काल। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ऐसा किसने कहा? कॉल एवं ब्रुस ने कहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जीवन का निर्माणकारी काल। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है। इसमें जीवन का निर्माण होता है, सिगमंड फ्राइड ऐसा मानते हैं। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, ये कहते हैं किलपैट्रिक। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है और किसने कहा है? ये कहा है किलपैट्रिक महोदय ने। किसने कहा है? किलपैट्रिक महोदय ने। आगे है छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल। ठीक है, ये कहा है रोस ने। देखिए, बालक इस अवस्था में स्वयं को परिपक्व या समझदार दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, मैं समझदार हो गया हूं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता का या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है। और ये किसने कहा? इंपॉर्टेंट है, रोस ने कहा है।
शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल आपने देखा होगा, जब भी सरकारी या किसी भी स्कूल में, प्राइवेट किसी भी स्कूल में एडमिशन होता है तो बालक जब पहली क्लास में आता है तब उसकी उम्र जो है 6 वर्ष रहनी चाहिए। ठीक है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु तो शेष अवस्था थी, आंगनबाड़ी वगैरह में एडमिशन होता है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल हम मानते हैं किसे, बाल्यावस्था को। यथार्थवादी दृष्टिकोण बालक में पैदा हो जाता है। अगली विशेषता है समलिंगीय मित्रता, जिसे होमोसेक्सुअल कह सकते हैं। समूह भावना इसमें पाई जाती है, समलिंगीय समूह भावना पाई जाती है, यानी लड़का लड़के से ही दोस्ती करेगा और लड़की जो है वो लड़की से ही दोस्ती करेगी। तो समलिंगीय मित्रता इस अवस्था में पाई जाती है, किसमें, बाल्यावस्था में। आगे है खेल की आयु, इसे गेम एज कहा जाता है। सबसे अधिक खेल जो है साथियों वो बाल्यावस्था में खेले जाते हैं। इस आयु में बालक तरह तरह के खेल खेलते हैं, जैसे सतोलिया वगैरह है, कांच की गोलियों से खेलना है, पकड़म पकड़ाई खेलना है। ठीक है, इस प्रकार के खेल खेलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गेम एज कहा जाता है। आगे है समूह, दल या टोली अवस्था, या इसे गैंग एज भी कहा जाता है। इसमें जो है समूह बनाकर रहते हैं लड़के और लड़कियां भी समूह बनाकर रहती है, इसलिए इसे गैंग एज कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय की आयु, पहली कक्षा में बालक इसी अवस्था में एडमिशन लेता है, तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी इसे कहा जाता है। आगे है सारस अवस्था, फिर है चुस्ती की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था को चुस्ती की अवस्था कहा जाता है। ध्यान रखना है, बाल्यावस्था को 2 पार्टों में बांट सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष, इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो चुस्ती की अवस्था भी कहा जाता है, गंदी एज, डर्टी एज कहा जाता है। इसमें बालक जो है खेलते खेलते पूरा भर जाता है, उसके कपड़े वगैरह सारे गंदे हो जाते हैं, लेकिन उसको खेलने में आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, इसलिए इसे गंदी अवस्था या डर्टी एज भी कहा जाता है। मूल दुश्चिंता की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है, और ये कहा है कैरन हार्नी ने। किसने कहा है, कैरन हार्नी ने, याद रखना है। बिना काम के भ्रमण की अवस्था, बिना निरुद्देश्य घूमने की अवस्था, बर्ट ने कहा है। किसने कहा है, बर्ट ने। ठीक है, इसमें बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक समूह बनाकर एक गली से दूसरी गली में से दौड़ते या भ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, इनमें निरुद्देश्य भ्रमण या घूमने के प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है, इसलिए बाल्यावस्था को बिना काम के भ्रमण की अवस्था या निरुद्देश्य घूमने की अवस्था भी कहा जाता है। और किसने कहा है, सिरिल बर्ट ने ये कहा है। संग्रह करने की प्रवृत्ति या संचय की प्रवृत्ति जो है बाल्यावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। लड़के जो है पुराने सिक्के वगैरह, कांच की गोलियां वगैरह, खाली माचिस के कवर वगैरह, इस प्रकार के जो है आइटम संग्रह करते हैं, संचय करते हैं। और लड़कियां जो है वो गुड़िया, कलर, चूड़ियां, इस प्रकार की वस्तुएं जो है एकत्रित करती है, इसलिए बाल्यावस्था को संग्रह करने की प्रवृत्ति या संचय करने की प्रवृत्ति की अवस्था भी कहा जाता है। आई थिंक आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस अवस्था में बालक में बहिर्मुखी स्वभाव पाया जाता है, वो ज्यादा बोलता है। ठीक है, जो भी उसको बात कहनी है वो कह देता है। तो इस अवस्था में, बाल्यावस्था में बहिर्मुखी स्वभाव पाया जाता है। आगे देखें तो मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था, कोई भी वस्तु उसके सामने है तब वो जो है उसके बारे में सोचता है। अमूर्त चिंतन इसमें नहीं पाया जाता है, प्रत्यक्ष या मूर्त चिंतन जो है इस अवस्था में पाया जाता है। आगे है, इस अवस्था में बालक में सबसे कम कामुकता या काम भावना जो है पाई जाती है। तो ये 19 प्रकार की विशेषताएं हमने देखी है किसकी, बाल्यावस्था की। एक एक को हमने समझ भी लिया है, स्टेटमेंट भी इसमें आए हैं, तो याद रखना आपको। आगे चलते हैं बाल्यावस्था की परिभाषाओं की तरफ। बाल्यावस्था में कौन कौन सी परिभाषाएं किस किस मनोवैज्ञानिक ने दी है आपको याद रखना है। क्रो एंड क्रो की सबसे पहले परिभाषा आती है, जब बालक 6 वर्ष का होता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा कौन मानते हैं, क्रो एंड क्रो। जब बालक 6 वर्ष का होता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो की। रोज के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये हमने देख लिया है। यह इंपॉर्टेंट परिभाषा एक और है स्ट्रेंग की, तो इनके अनुसार ये कहते हैं ऐसा शायद ही कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलते हो। ठीक है, अब देखें पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु जब आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो आप शेष अवस्था बताएंगे, क्योंकि 3 से 6 वर्ष की अवस्था वो होती है, आंगनबाड़ी वगैरह में एडमिशन होता है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय की आयु किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की होती
है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु शेषवावस्था और प्राथमिक विद्यालय की आयु तो बाल्यावस्था। ठीक है साथियों, ये बाल्यावस्था यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब अपनी आती है तीसरी अवस्था जो कि इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था। कौन सी साथियों? किशोरावस्था, जो 12 से 18 या 19 वर्ष तक चलती है। एडोलसेंस, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एडोलसेंस। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडोलसेर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस या किशोरावस्था जो शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द एडोलसेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस नामक पुस्तक 1904 में स्टैनले हॉल ने लिखी और स्टैनले हॉल को ही किशोरावस्था का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किशोरावस्था का जनक किसे माना जाता है? स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने 1904 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस। क्या था? एडोलसेंस। और एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द एडोलसेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। चलिए, पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पूर्व किशोरावस्था या इसे तरुणावस्था या वे संधिकाल कह सकते हैं, तो 12 से 13 वर्ष की आयु होती है। और उत्तर किशोरावस्था जो है वो 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। तो किशोरावस्था को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, पूर्व किशोरावस्था या जिसे हम कह सकते हैं तरुणावस्था या वे संधिकाल। ठीक है, इसी अवस्था में जो है विकास सबसे अधिक होता है। समस्याओं की आयु इसे कह सकते हैं तूफान व उलझन की अवस्था इसे कहा जाता है। ठीक है, बालक और बालिकाओं के शरीर में अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के सर्वाधिक परिवर्तन जो है वो पूर्व किशोरावस्था या तरुणावस्था या वय संधि काल में ही देखे जा सकते हैं। अब बात करें किशोरावस्था की विशेषताओं की, तो इसे नया जन्म का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नया जन्म का काल कहा जाता है। सर्वाधिक परिवर्तन का काल कहा जाता है। शारीरिक, मानसिक, इस प्रकार के जो है परिवर्तन है, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन इसी अवस्था में होते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन का काल कहा जाता है। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को। और ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। जीवन का सबसे कठिन काल, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। और किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। जीवन का स्वर्ण काल इसे ही कहा जाता है। बसंत ऋतु किशोरावस्था को ही कहा जाता है। देशभक्ति की भावना, ध्यान रखना है, किशोरावस्था में सर्वाधिक देशभक्ति की भावना रहती है। बालक के अंदर सर्वाधिक देशभक्ति की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? तो किशोरावस्था में पाई जाती है। समायोजन का अभाव रहता है क्योंकि उसके शरीर में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो उसमें समायोजन का अभाव पाया जाता है। वीर पूजा की भावना क्या पाई जाती है? हीरोइक वर्शिप यानी वीर पूजा का भाव जो है इसी अवस्था में पाया जाता है। इस अवस्था में बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या विद्वान को अपना आदर्श मान लेता है और उसके जैसे अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, तो यह है वीर पूजा। वीर पूजा की भावना जो है सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? किशोरावस्था में पाई जाती है। इसमें बालक को अपने व्यवसाय चुनाव की चिंता रहती है। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, विषम लैंगिक काम प्रवृत्ति, हमने बाल्यावस्था में भी काम प्रवृत्ति देखी होमोसेक्सुअल देखा था कि उसमें जो है समलैंगिक मित्रता पाई जाती है। लड़का लड़के से दोस्ती करेगा, लड़की लड़की से दोस्ती, लेकिन सर्वाधिक काम प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? किशोरावस्था में। और किस प्रकार की? विषम लैंगिक जो है काम प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था इसे कहा जाता है। बाल्यावस्था में हमने देखा था मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन पाया जाता था, लेकिन किशोरावस्था में जब बालक आएगा तो उसमें अमूर्त चिंतन का विकास भी होने लग जाएगा। समस्याओं में उलझन की अवस्था मैंने आपको बता ही दिया, इसे कहा जाता है। तो ये 13 प्रकार की विशेषताएं हमने किशोरावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल की है। अब एक किशोरावस्था की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा है स्टैनली हॉल। तो स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान व विरोध की अवस्था है। फिर रोज की परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी भी गई, यूपी टेट वगैरह में, ध्यान रखना है इसका। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है, ये परिभाषा किसकी है? रोज की। किसकी है? रोज की। उसके बाद देखिए वैलेंटाइन की परिभाषा आती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का क्या है? नाजुक समय है।
फिर परिभाषा आती है किलपैट्रिक की, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये स्टेटमेंट हमने विशेषताओं में भी देख लिया है। तो किलपैट्रिक क्या कहते हैं, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। फिर परिभाषा आती है क्रो एंड क्रो की, क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरी वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किशोरी वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। और फिर परिभाषा आती है जोन्स की, किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है, क्योंकि उसमें भी जो है परिवर्तन होते हैं। वहां पर भी देखा होगा सर्वाधिक जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यहाँ पर भी सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। स्टेन हॉल ने कहा था, सिगमंड फ्राइड ने कहा था वहां पर भी काम प्रवृत्ति पाई जाती है, और फिर यहाँ पर भी जो है सर्वाधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है। तो किशोरावस्था शेषवावस्था की ही पुनरावृत्ति है। वहां पर भी बालक जो है कल्पना जगत में विचरण करता है, यहाँ पर भी बालक जो है कल्पना जगत में विचरण करता है। तो जोन्स के अनुसार किशोरावस्था जो है वो शेषवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति का काल है, ऐसा कहते हैं। फिर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है हेडो कमेटी के अनुसार। हेडो कमेटी क्या कहती है कि 11 या 12 वर्ष की उम्र में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। 11-12 वर्ष की जो है अवस्था में जो है वो बालक की नसों में एक ज्वार सा उठना आरंभ हो जाता है, इसे ही किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। ये किसकी परिभाषा है साथियों, यह है हेडो कमेटी की परिभाषा। तो साथियों आज हमने जो है इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में जो है विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते होंगे। ये नोट्स जो है मैंने खुद ने पढ़े हैं और मेरे खुद के अच्छे मार्क्स आए हैं रीट 2021 में। तो आप भी इन क्लासों का फायदा उठाइए, कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। और आज ही आपको जो है संस्कृत का वीडियो शाम को देखने को मिल सकता है, उसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक वीडियो से लेकर के पूरी क्लासें आपके सामने आएगी और संपूर्ण सिलेबस आपको निःशुल्क करवाया जाएगा। फिर टेस्ट सीरीज भी आपके सामने लाई जाएगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप इन क्लासों का फायदा उठा रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इससे पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, एक एक वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, आप साथ साथ में देखते जाइए और फायदा उठाते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।